अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द टॉपिक 7.6 आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। सो हम कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ये पता होगा कि हम एक एयर फिल्ड बैलून को अगर हम पानी में फेंकें तो वो वाटर के ऊपर वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। सिमिलरली अगर हम एक बहुत बड़े बैरी जहाज की बात करें, शिप की बात करें, तो शिप भी जो है वो भी पानी में फ्लोट कर जाती है, वो भी पानी के ऊपर चलती है। लेकिन अगर आप एक पत्थर को पानी में फेंकें तो पत्थर जो है वो पानी में डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि इतनी बड़ी शिप पानी में फ्लोट कर रही है लेकिन एक पत्थर जो है वो पानी में डूब गया। ऐसा क्यों होता है? About 200 years ago, एक ग्रीक साइंटिस्ट था, his name is Archimedes। सो इसने ये ऑब्जर्व किया कि पानी के अंदर एक ऐसी अपथ्रस्ट फोर्स मौजूद होती है जो किसी भी चीज को अपवर्ड उठाती है। ओके, और इसी तरह से आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा या आप ये एनालिसिस भी कर सकते हैं कि अगर हम एक पत्थर को ऐसे उठाएं तो हमें उसका वेट ज्यादा फील होगा, लेकिन अगर हम उसी पत्थर को पानी में सिंक कर दें तो पानी में आपको उसका वेट जो है वो कम फील होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका जो अपरेंट वेट होता है वो लॉस हो चुका होता है और उस वक्त उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रही होती है। ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है ये पानी में किस तरह से एक्ट करती है और इस अपथ्रस्ट फोर्स को किसने डिस्कवर किया? His name is Archimedes। So first of all हम Archimedes का प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि what is Archimedes principle? That is when an object is totally or partially immersed in a liquid and upthrust force acts on it equal to the weight of the liquid it displaces। So when an object is totally or partially immersed, एक ऑब्जेक्ट या तो टोटली या तो पूरा ही वो पानी में इमर्स्ड हो या फिर वो पार्शली इमर्स्ड हो, मींस कि थोड़ा सा वो पानी में इमर्स्ड हो, एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। एग्जैक्टली, हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कहा था एक शिप पानी में फ्लोट कर जाती है लेकिन एक पत्थर पानी में फ्लोट नहीं कर सकता। क्या अपथ्रस्ट फोर्स शिप पर एक्ट कर रही है और पत्थर पर एक्ट नहीं कर रही होगी? पत्थर पर भी अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रही होती है, लेकिन बेसिकली अपथ्रस्ट फोर्स कितनी एक्ट कर रही होती है? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। ओके, सो वेट ऑफ द लिक्विड, बेसिकली अगर हम शिप की बात करें तो शिप बहुत बड़ी है, उसने जितना पानी का एरिया जितना वो डिस्प्लेस कर सकती है इतना सारा, इस सारे का सारा पानी जो है ये उस पर अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रहा होता है। ओके, और अगर हम एक पत्थर की बात करें तो पत्थर का एरिया बहुत स्मॉल सा होता है। अब उसके नीचे वाला जो सारा लिक्विड होगा, बेसिकली जो उतना एरिया का लिक्विड जो कि उसको डिस्प्लेस कर सकता है उस पत्थर को, तो वही पानी जो है वो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा। अब वो पानी बहुत कम है कि वो अपथ्रस्ट फोर्स उतनी एक्ट नहीं कर सकता, दैट्स वाई वो पत्थर का वेट ज्यादा हो जाता है और पत्थर जो है वो इजीली सिंक कर जाता है। सिमिलरली अगर हम शिप की बात करें तो शिप का वेट जो है वहां पर कम हो जाता है, लेकिन उसका जो इक्वल पानी है उसकी अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होती है, दैट्स वाई वो उस शिप को उठा कर रखता है। आई होप यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहां अगर हम बात करें कि यहां पे मैंने कहा था कि अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो वो अपथ्रस्ट फोर्स बेसिकली है क्या? अगर हम उसको यहां पे डिफाइन करें कि अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, तो वो फोर्स जो कि बॉडी को अपवर्ड मूव करवाती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट फोर्स। ओके, सो हम इसको डिफाइन करते हैं। The force which is acting on a body
moving upward, this force is called upthrust of liquid. Clear? So I hope upthrust का concept आपको clear हो गया होगा. The force which is acting on a body moving upward, this force is called the upthrust force of the liquid. Okay? So वो force जो एक body को upward move करवा रही है, तो उस force को हम कहेंगे वो पानी की upthrust force होती है. Clear? अब हम एक सिलेंडर से डिस्कस करते हैं कि अपथ्रस्ट फोर्स बेसिकली कितनी एक्ट कर रही होती है और किस तरह से आप अपथ्रस्ट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड हाइट h इमर्स इन अ लिक्विड. सो एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका एरिया, लेट्स सपोज कि इसका एरिया जो है A एरिया है और इसकी स्पेसिफिक हाइट है that is h. So this is the height h of the cylinder and immersed in a liquid. Now let h1 and h2 be the depth of top and bottom forces of cylinder. h1 and h2 be the depth of top and bottom forces of cylinder. अब h1 जो है बेसिकली यहां से लेकर ये जो सिलेंडर का टॉप वाला हिस्सा है यहां तक, ये जो पूरी हाइट है इसको मैं डिनोट कर रहा हूं h1 से. और सिमिलरली अगर मैं h2 की बात करूं तो h2 जो है वो सरफेस से लेकर जो सिलेंडर का बॉटम है यहां तक की जो पूरी हाइट है दैट इज कॉल्ड h2. सो दिस इज द हाइट h2. अब अगर मैं ये कहूं कि मैं इस पूरी हाइट में से, इस h2 वाली हाइट में से मैं h1 हाइट को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास रिमेनिंग कौन सी हाइट रह जाएगी? दैट इज h हाइट एंड दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ओके, सो आई कैन से दैट h2 minus h1 that is equals to height h. Clear? Now अब क्योंकि इसके टॉप पर भी एक प्रेशर डेवलप हो रहा होगा दैट इज P1 और सिमिलरली इसके बॉटम पर भी एक प्रेशर डेवलप हो रहा होगा P2. और हमने लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था लिक्विड एंड प्रेशर में कि लिक्विड का प्रेशर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच. ओके, सो हमने ये फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था. प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच. इस फॉर्मूले से आप लिक्विड का प्रेशर फाइंड आउट करते हैं. So, अब अगर हम बात करें let P1 and P2 are the pressure acting on top and bottom of cylinder. So P1 pressure, rho is the density and g is the gravity and here is h1 height आ जाएगी क्योंकि हम प्रेशर P1 फाइंड कर रहे हैं जो कि इसके सरफेस पर एक्ट कर रहा है. तो यहां पर h1 हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम इसके बॉटम की बात करें तो बॉटम पर प्रेशर जो है दैट इज P2 is equals to rho GH2 हो जाएगा. क्लियर? नाउ जो पानी ऊपर से इस सिलेंडर पर एक्ट कर रहा होगा वो पानी इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा जस्ट लाइक दिस. दिस इज F1 फोर्स. और जो पानी नीचे से फोर्स लगा रहा होगा बेसिकली दिस इज द F2 फोर्स जो कि इसको अपवर्ड थोड़ा सा पुश कर रहा होगा. क्लियर? सो अब अगर मैं F1 और F2 फोर्स की बात करूं तो हमने प्रेशर का फॉर्मूला डिस्कस किया था दैट इज P इज इक्वल्स टू F ओवर
ए। सो मैंने यहां से फोर्स फाइंड करनी हो तो मैं एरिया को यहां जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा पी ए। क्लियर? नाउ द फोर्सेस F1 and F2 acting on cylinder are, so according to this, F1 is equals to P1A और P1 प्रेशर जो है वो हो जाएगा रो जी H1 और सिमिलरली साथ A एज इट इज आ जाएगा। और सिमिलरली अगर हम F2 फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा P2A और P2 जो है ये हो जाएगा रो जी H2 और ये A यहां पर एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? सो यहां से आपके पास फोर्स F1 और F2 का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम नोट करें तो यहां पर F1 फोर्स जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और F2 फोर्स जो है ये अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो अब ये सिलेंडर किस डायरेक्शन में मूव करेगा? सो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जो फोर्स ग्रेटर होगी। ओके, अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें, सो द नेट फोर्स इज और जो नेट फोर्स है बेसिकली ये उसकी अपथ्रस्ट फोर्स है एक्टिंग ऑन सिलेंडर is the upthrust force of liquid। क्लियर? और वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? दैट इज F2 माइनस F1 और F2 माइनस F1 का हमने फॉर्मूला यहां पर डिस्कस किया। F1 का फॉर्मूला है रो जी H1A और F2 का फॉर्मूला है रो जी H2A। सो यहां पर हम फॉर्मूला की वैल्यू प्लेस करते हैं, रो जी H2A माइनस रो जी H1A। सो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? दैट इज रो जी A और अंदर रह जाएगा H2 माइनस H1 और इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली एक नेट फोर्स आ जाएगी एंड दिस नेट फोर्स इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड। क्लियर? सो द फाइनल अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड दैट इज रो जी A और H2 माइनस H1 ये हमने डिस्कस किया था, दैट इज H2 माइनस H1 दैट इज इक्वल्स टू H। सो इसकी जगह पर हम H प्लेस कर देते हैं, दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्लियर? सो दिस इज अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड। सो इस फॉर्मूले से आप लिक्विड की अपथ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बॉडी पर कितनी अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रही होगी। क्लियर? और अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और सिमिलरली हमने एरिया का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू द एरिया। सो इस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ की जगह पर मैं एरिया प्लेस कर रहा हूं मल्टीप्लाई बाय H। सो आई कैन से कि एरिया इनटू हाइट दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। सो मैं इसकी जगह पर वॉल्यूम रिप्लेस कर देता हूं, दैट इज रो जी और यहां पर आ जाएगा V वॉल्यूम AH दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, इसकी जगह पर वॉल्यूम आ जाएगा। सो दिस इज अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड। क्लियर? सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।